नमस्कारम। आज हम डिग्री प्रथम सेमिस्टर द्वितीय भाषा हिंदी प्रथम सेमिस्टर परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आते हैं, हिंदी प्रथम सेमिस्टर प्रश्नों के बारे में एक बार देखेंगे। हिंदी प्रथम सेमेस्टर में प्रथम वर्ष छात्रों के लिए 8 पाठ हैं। इधर गद्य दर्पण पाठ 4 हैं, कथा सिंधु पाठ 4 हैं। कुल मिलाकर 8 पाठ हैं। 8 पाठों में से आपको किस तरह का निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और किस तरह का संक्षिप्त प्रश्न होते हैं, हम एक बार जानकारी लेंगे। चरित्र संगठन में आपको सारांश के रूप में एक ही प्रश्न पूछा जाता है। चरित्र संगठन पाठ का सारांश लिखो। नहीं तो चरित्र संगठन के बारे में आप अपने शब्दों में लिखिए और चरित्र से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। और उदारता, लालच क्या होता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। चरित्र संगठन में किन किन सिद्धांत रहते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं। जीवन में विनयशीलता क्यों आवश्यक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर चरित्र संगठन सारांश लिखो, ऐसा पूछते हैं। आप जो पूछे गए प्रश्नों की अंकों के अनुसार जवाब लिखना पड़ता है। और बाजार दर्शन में आपको फिर सभी पाठों में भी निबंधात्मक जवाब लिखते समय आप लेखक का परिचय ज़रूर करना। लेखक का परिचय के बिना सारांश संपूर्ण नहीं हो जाता, इसलिए आप ज़रूर लेखक का परिचय, नहीं तो लेखिका जी का परिचय लिखना पड़ता है। थोड़ा सा परिचय लिखना पड़ता है, जीवन, साहित्य परिचय और देहांत, इसके बारे में आप ज़रूर लिखना पड़ता है। फिर संक्षिप्त प्रश्न पूछने पर लेखक की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जवाब पर। जो प्रश्न पूछे गए प्रश्न के शब्दों को शब्द से शुरू करते हुए लिख सकते हैं। बाजार दर्शन में भी बाजार दर्शन पाठ का सारांश लिखो, नहीं तो बाजार से आपको क्या सीख मिलता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न लिखते समय, जवाब लिखते समय आपको लेखक का परिचय जरूर करना। फिर बाजार दर्शन में किस तरह का प्रश्न पूछते हैं। बाजार शीर्षक निबंध की विषय वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये तो छोटा प्रश्न है। बाजार शीर्षक, बाजार दर्शन शीर्षक, लेसन नेम का उल्लेख करो, बोलते हैं क्या समझते हो तुम उस बाजार का अर्थ क्या होता है, बाजार दर्शन का अर्थ क्या होता है, उसका थोड़ा सा परिचय। मतलब बाजार का मतलब मेलों का समूह रहता है, अनेक प्रकार के रोजगारी वस्तुओं का जो बिकाऊ रहता है बाज़ार में।
अनेक प्रकार के ग्राहक जाकर अपने अपने अवसरवादी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इस तरह का पूरा बाजार के बारे में आप लिख सकते हैं सारांश पूछने पर, नहीं तो छोटा सा परिचय देकर छोड़ सकते हैं। अर्थशास्त्र को मायावी शास्त्र क्यों कहा गया है? ये भी संक्षिप्त, मतलब इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा परिचय लेना पड़ता है। अर्थशास्त्र का अर्थ होते ही स्वार्थी शास्त्र है ना। अर्थ के लिए गरीब अमीर छोटा बड़ा भेदभाव नहीं रहता, बहुत मायावी शास्त्र रहता है। एक क्षण में गरीब अमीर बन जाता है, अमीर अधः पाताल तक गिर जाता है। इस तरह की शक्ति उस अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र मतलब एक क्षण में बदल जाता है। अर्थशास्त्र मतलब लोगों को माया जाल में फंसाने वाले एक मायावी शास्त्र बता सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र को मायावी शास्त्र क्यों बोलते हैं? पूछने पर थोड़ा सा उसके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर चूरण वाले भगत जी, बाजार का जादू नहीं चल सकता, इसका क्या कारण था? अपने शब्दों में लिखिए। जो हमारे पाठ में चूरण बेचने वाले भगत जी हैं ना, उन भगत जी पर इस बाजार की माया क्यों नहीं पड़ता? वह क्यों ऐसा अटल रहता है, माया जाल में न फंसते रहते हैं? कैसे पूछ रहे हैं। हमको पता है ना, जो ग्राहक के परचेजिंग पावर, ग्राहक के जो खरीदारी की क्षमता को देखकर यह बाजार, यह मायावी शास्त्र, यह बाजार हम पर टूट पड़ जाता है। यह आदमी किस तरह का वाचालत्व रखता है, किस तरह का चंचल मन वाला है, इस पर हमारे जो 3-4 मायोत्पात जो बातों को उंडेल करने पर वह एकदम गिर जाता है, हमारे माया जाल में फंस जाता है। जो हम बिकते हैं वह आंख मूंद कर खरीद कर घर ले जा सकता है, उसका जेब हम खाली कर सकते हैं हमारे मायावी जो बातों से। ऐसा हर क्षण ग्राहकों को पहचानते हुए, ग्राहकों की जो मन में रहने वाले विषयों को क्षुण्णता से परीक्षण करते हुए, ये मायावी बाजार में रहने वाले व्यापारी लोग अपने कपट और लाभदायक माया जाल को ग्राहकों पर बिछा देते हैं। बेचारे मच्छी उस पर पड़ जाते हैं। ऐसा माया में नहीं पड़ना। ऐसा माया में नहीं पड़ना बोले तो हम जो जिस वस्तु को खरीदना चाहते हैं उस वस्तु को खरीद कर ही लौटना पड़ जाता है। इस विषय को लिखना पड़ता है। उधर भगत वैसे ही करता। इस तरह का बाजार दर्शन में केवल कितना प्रश्न पूछे हैं? 3 प्रश्न पूछे हैं, लिख सकते हैं। फिर और एक भाभी पाठ है हमारा, प्रेम महादेवी वर्मा जी के भाभी पाठ। ये सारांश पूछने पर महादेवी वर्मा जी का परिचय लिखना थोड़ा सा, और ये भाभी का मीनिंग लिखना पड़ता है, भाभी का अर्थ क्या होता है, और भाभी का पाठ क्यों लिखना पड़ा महादेवी वर्मा जी को, ये पूरा परिचय देना पड़ता है। भाभी के बारे में भी परिचय लिखना पड़ता है सारांश पूछने पर। भाभी का सारांश लिखो पूछने पर, और प्रश्न को पूछने पर आपको भाभी पाठ का सारांश संक्षेप में लिखिए, ऐसा पूछते हैं। फिर भाभी पाठ आपको आपके नज़दीक में अड़ोस पड़ोस में रहने वाली एक बालिका, एक वधू, विधवा वधू को आपके नज़दीक में से देखने जैसा महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं आप लोग
क्योंकि उतना मन को चुभाने वाली कहानी है भाभी। एक बार सुनने पर उस कहानी को कोई भी नहीं भूल पाते हैं। उस तरह का हर दिलों के जो स्मृति पद में रह जाता है भाभी कहानी। इसलिए आपकी मनोवेदना को संवेदनशील को जोड़ते हुए आप सारांश अच्छी तरह का लिख सकते हैं भाभी पाठ में। भाभी पाठ जो लड़की सुनती है वह कदापि नहीं भूल पाती। इसलिए भाभी पाठ में से प्रश्न जो भी पूछने पर आप अच्छी तरह लिख पाते हैं। भाभी पाठ के माध्यम से लेखिका के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ऐसा पूछते हैं इधर, जैसा भी तितर बितर कर उलट पलट कर पूछने पर भी पूरा सारांश ही आता है उधर उस प्रश्न के लिए। मतलब आप जवाब लिखना शुरू करते समय आप इस तरह का लिखना है कि महादेवी वर्मा जी के मन की विचारधारा ऐसा है कि उस काल में रहने वाली जो विधवा वधुओं की दुस्थिति किस तरह का होता है, वह बचपन से ही सभी लोगों को आसपास में रहने वाले अड़ोस पड़ोस में रहने वाली भाभीयों को देखकर, छोटे छोटे जो विधवा भाभीयों को देखकर उसका मन पिघल जाता है। इसलिए वह अपने स्मृति पद में रहने वाले एक कहानी को लिखने की क्षमता की है। ऐसा लिखते हुए आप भाभी का सारांश लिख सकते हैं। इस तरह का भाभी पाठ का सारांश हम लिख सकते हैं प्रश्न उस तरह का पूछने पर। फिर राष्ट्र का स्वरूप का सारांश लिखो बोलने पर आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो परिचय थोड़ा सा देखकर फिर उनके जीवन और साहित्य परिचय और उसका निधन उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर प्रश्न के रूप में जाने पर राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध का सारांश सरल भाषा में प्रस्तुत कीजिए। राष्ट्र का इसका अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का स्वरूप सारांश लिखो। आप हैरान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मन में एक ही विषय को ठान लो। क्या है कि अंक कितना है इस प्रश्न का? 20 अंक का प्रश्न। 20 अंक का प्रश्न सारांश ही रहेगा, इसलिए सारांश लिखना पड़ता है। जो पूछता है उस पाठ का सारांश। सारांश लिखते समय क्या करना? सारांश लिखते समय ज़रूर क्या करना? सारांश लिखते समय ज़रूर लेखक या लेखिका का परिचय ज़रूर करना। फिर पाठ का शीर्षक की पाठ का शीर्षक का अर्थ बोलना। फिर पाठ में जाना। पाठ में क्या बताया गया है? राष्ट्र के बारे में, मतलब राष्ट्र का मतलब हमारा भारतवर्ष, हमारे देश के बारे में। इस तरह का गद्य पाठ में से आपको प्रश्न पूछते हैं। फिर कहानियों में आ जाते हैं। कहानियों में आ जाने पर हमारा कहानी है सदगति, श्री प्रेमचंद जी का सदगति। प्रेमचंद जी अपने कहानियों में ज़्यादातर गरीब किसानों और मज़दूरों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। फिर नॉवेल्स में मतलब उपन्यास मतलब नॉवेल्स में क्या बोलते हैं? समाज में रहने वाले स्त्रियों की दुस्थिति, बालिकाओं की दुस्थिति, विधवा स्त्रियों की दुस्थिति मुख्य भूमिका निभाते हैं उनके उपन्यासों में। इस कहानी हमारा प्रस्तुत कहानी सदगति, इस सदगति में प्रेमचंद जी एक निम्न जाति की दंपत्ति अपनी बेटी की सगाई के लिए एक पंडित को बुलाना चाहते हैं पंचांग रखने के लिए,
मुहूर्त रखने के लिए। इसलिए जाने पर उधर क्या क्या बीतता है बेचारा दुखी पर, पूरा विषय सद्गति में रहता है। इस सद्गति में आपको किस तरह का प्रश्न पूछते हैं, पहला सवाल हमारा। फिर गद्य पाठ में से आप लोगों को संक्षिप्त परिचय पूछा गया है, मतलब उस पाठ में रहने वाले विषयों को पूछते हैं। मतलब मगर कहानियों में आने पर दो ही प्रश्न रहता है आपको। क्या है कि बड़ा प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न। बड़े प्रश्न में आप लोगों को सारांश ही रहता है, फिर 20 अंक का, 15 अंक का। संक्षिप्त प्रश्नों में आपको कहानियों में आने पर चरित्र परिचय मतलब कहानियों में कैरेक्टर्स रहता है ना, चरित्र रहता है, व्यक्ति रहते हैं कहानी में। एक कहानी पढ़ना हम शुरू करने पर उसमें पात्र चित्रण रहते हैं। पात्रों के बिना कहानी नहीं रहता, पात्रों के बिना नॉवेल, उपन्यास नहीं चलता आगे। इसलिए उस कहानी में रहने वाले पात्रों के बारे में पूछते हैं, इन मुख्य पात्रों के बारे में पूछते हैं। इसलिए आप इस सद्गति में तो आप लोगों को सद्गति कहानी का सारांश लिखो बोलते हैं, और पात्र चित्रण के बारे में आने पर दुखी का परिचय दे दो, पंडित घासीराम का परिचय दे दो, ऐसा पूछते हैं। छोटा जादूगर में आने पर छोटा जादूगर सारांश लिखो बोलने पर आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का सारांश लिखना, जो परिचय लिखना, फिर सारांश का विषय लिखना। छोटा जादूगर शीर्षक का अर्थ बताते हुए सारांश लिखना। फिर इसमें से पात्र चित्रण के बारे में पूछने पर छोटा जादूगर पात्र का चित्रण करो, ऐसा पूछ सकते हैं। छोटा जादूगर मतलब कौन है? वो बच्चा, लड़का है, नादान बच्चा, उनके बारे में लिख सकते हैं, जो हमारे लेखक उनके साथ पूरे उद्यानवन में और कार्निवल फंक्शन में घूमते हैं, उसके बारे में, उस बालक के बारे में, जादूगर के बारे में। एक ही चरित्र है, पात्र है, उसमें छोटा जादूगर के बारे में पूछते हैं, रचयिता के बारे में, लेखक के बारे में नहीं पूछते। और प्रायश्चित पाठ है हमारा। ये समाज में रहने वाले अंधविश्वास को खंडन करते हुए लिखी गई भगवती चरण वर्मा जी का पाठ, कहानी प्रायश्चित पाठ का सारांश लिखो पूछ सकते हैं। प्रायश्चित पाठ का सारांश लिखो बोलने पर आप भगवती चरण वर्मा जी का परिचय ले लो, फिर सारांश लिखो। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हमारी जो प्रायश्चित कहानी में खबरी बिल्ली मुख्य पात्र रहता है और रामू की बहू भी। इस तरह का रामू की बहू के बारे में पूछने पर लिखना, खबरी बिल्ली के बारे में पूछने पर लिखना। और पंडित परम सुख इधर बहुत मुख्य पात्र है इधर, क्योंकि पंडित परम सुख जैसे पंडित लोग ज़्यादा रहते हैं हमारे समाजों में। जो कोई पाप करेगा उसके लिए, पाप धुलाने के लिए इस तरह का प्रायश्चित बोलते रहते हैं। फिर पाप नहीं किया गया बोलकर कुछ लोग किए गए विषयों को भी मोड़ देते हैं, जो भुला देते हैं पंडित से, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। प्रायश्चित पूछने पर बोल देता है और न को बोलने पर खामोश चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक बार बिल्ली को जो मार दिए हैं, फिर क्यों, कैसे उठकर भाग गई, ऐसा उल्टा प्रश्न नहीं पूछता, वो खामोश वहाँ से खिसक जाता है। पंडित परम सुख जी के बारे में भी हम लिख सकते हैं। एक पात्र चित्रण का परिचय दे दो बोलने पर पंडित परम सुख परिचय प्रायश्चित में हमको पूछते हैं।
और रामू की बहू का परिचय भी पूछते हैं, हम अच्छी तरह लिख सकते हैं। एक 14 वर्ष की नादान बालिका शादीशुदा हो जाने के बाद ससुराल आ जाती है। इस तरह का हम कहानी को प्रारंभ करते हुए लिख सकते हैं। फिर सेवा चीफ की दावत कहानी भीष्म सहानी जी का परिचय ले लो। फिर चीफ की दावत शीर्षक का अर्थ लिख लो। फिर सारांश लिखना शुरू कर दो 20 अंक का। नहीं तो 20 अंक का सारांश कैसा भी पूछते हैं आपको परीक्षा में, सेमेस्टर एग्जाम में। फिर इस कहानी में आपको शामनाद का पात्र चित्रण करो पूछते हैं। शामनाद मतलब हमारे चीफ के दावत कहानी का मुख्य पात्र, जो दफ्तर में काम करता है, अंग्रेजों के जो दफ्तर में, वह शामनाद। इस तरह का आपको परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न लिखते समय पेपर हॉल, जो परीक्षा हॉल में बैठने के बाद आप एक बार सैनिटाइज़र कर लो हाथों को। फिर प्रश्न पत्र ले लो, पढ़ना शुरू करो। किस तरह का लिखना है, क्या क्या आसानी प्रश्न इधर आया है, देख लो, टिक कर लो। फिर लिखना शुरू कर दो 1 बाय 1। आप अच्छी तरह का जो सारांश लिख सकते हैं। समय को मन में रखकर आप प्रश्न लिखते जाओ, जवाब लिखते जाओ। फिर एक्स्ट्रा प्रश्न लिखने की ज़रूरत कभी भी मत करना। एक्स्ट्रा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस तरह का आप लोग परीक्षाओं में सबलीकृत हो जाएंगे। सारांश पूछने पर सारांश ही लिखना। एक ही सारांश लिखते हुए आधा घंटा समय को व्यर्थ नहीं करना बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं कि एक ही प्रश्न को लेकर पूरे फर्स्ट आधा घंटा व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना। फिर 3-4 पेपर्स एक सारांश के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है लैंग्वेजेस में, भाषाओं में। इसलिए आप लोग खास विषयों को क्वालिटी ले लो, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। विषय परिज्ञान को ले लो, जितना जो हम फेंक दिए ऐसा नहीं करना कभी भी। क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। क्वालिटी की ज़रूरत है बोलने पर 2-3-4 वाक्यों में लिखकर समाप्त करो, ऐसा नहीं। फिर सारांश लिखना चाहे तो हम आदमियों को अपने खदों के अनुसार खाना भी लेते हैं ना। छोटे खद वाले थोड़ा सा खाते हैं, बहुत बड़े खद वाले, खद मतलब आकार, पर्सनालिटी, उसके अनुसार जो प्रश्न पूछने के अनुसार हम जवाब देना पड़ता है। ऐसा इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में, इस कोविड परिस्थितियों में हमको ज़्यादातर सारांश ही निबंधात्मक प्रश्न ही पूछते हैं। इसलिए आप लोग एक पेपर मतलब 2 साइड्स का एक पेपर सारांश लिखे तो बस हो जाता है, पूरा क्वालिटी के साथ, पूरे विषय के साथ। अब सिनेमा स्टोरीज फिर विषय को घुमा फिरा के कहीं दूर सीमाओं तक मत ले जाओ। कृपया आप जो प्रश्न पूछे हैं उसी प्रश्न के बारे में आप लोग जवाब दे दो, कामयाबी पालो, समय को बचा के रखो। फिर बचा हुआ जो बचाए गए समय को दूसरे परीक्षा के लिए उपयोग करो। इधर उधर मत देखो परीक्षा हॉल में। इस तरह का जो हमारे मन में रहने वाले जवाब लिखते समय टकाटक हम लिख सकते हैं।
मगर इधर उधर देखते हुए कोई आएगा, कोई बताएगा, कोई देखेगा, कोई आकर मुझे इस परीक्षा रूपी संसार सागर से निकाल कर जो किनारे के ऊपर डाल देगा, ऐसा जो मस्तिष्क को छोड़ दो। आप लोग अच्छी तरह का अपने आप ही ज्ञान पर भरोसा रखो। यह 1000% अधिक जो क्या बोलते हैं मेमोरी को रखने वाले जो हमारे दिमाग को उपयोग करो। इसलिए हम हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में ही भरोसा रखना और किसी पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का आप लोग अच्छी तरह पढ़ लो और प्रश्न के अनुसार जवाब लिखना और समय को बर्बाद नहीं करना, समय को व्यर्थ नहीं करना। इस तरह का आप इन जो बताए गए सूचनाओं को आप अपने परीक्षा हॉल में उपयोग करने पर, जो इम्प्लीमेंट करने पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहो।